हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है। देन हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हम एक फंक्शन को कब बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं। ठीक है, उससे आगे हम बढ़ रहे हैं कि अब इन डेरिवेटिव्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव पढ़ते हुए हमने क्या देखा था कि हम एक पॉइंट सी पर जब डेरिवेटिव लिख रहे थे एफ डैश सी, तो वो क्या लिख रहे थे, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, दैट इज एच। तो बेसिकली क्या हो रहा है, चेंज इन, नीचे तो हम क्या लिखते हैं, चेंज इन, ये है जैसे ये हमारा पॉइंट एक्स है, ये हमारा पॉइंट सी है, एक्स इज सी प्लस एच, यहाँ पर एच नेगेटिव। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली ये जो चेंज है और ये जो चेंज है, तो इस चेंज के बारे में ये चेंज कर रहे हैं, मतलब चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन बाय चेंज इन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कर रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या बता रहे हैं, एफ डैश एट सी से हम क्या बता रहे हैं, जब ये एक्स सी को अप्रोच कर रहा है उस टाइम पे हम बताते हैं ये। ठीक है, उस टाइम पे ये वैल्यू हमारी जो है इसके इक्वल हो जाती है। तो इंस्टेंटेनियस मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट सी पे जब हम बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस हो गया, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, जिसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऊपर हम क्या रखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है, और नीचे हम रखते हैं जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें क्या चेंज हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली चेंज इन y with respect to change in x, यानी कि x में जब हम कुछ चेंज करते हैं तो y में कितना चेंज होता है उसके रिस्पेक्ट में, इसी को हम क्या बोलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, जिसको हम आगे जाके डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी रखेंगे, स्मॉल चेंज इन x करने पर y में क्या चेंज होता है। ठीक है, कि x को जब हम स्मॉल क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं तो y में कैसा चेंज आ रहा है, वो बढ़ रहा है, वो घट रहा है, उस हिसाब से फिर हमारा साइन भी होगा। कि अगर जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि जब x बढ़ रहा है तो हमारा जो y है वो भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जब हम x को बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो y है वो घट रहा है, मतलब x के बढ़ने के साथ साथ y घट रहा है, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो बेसिकली जो डेरिवेटिव है वो किस काम के लिए यूज होता है, चेंज इन अ क्वांटिटी दिखाने के लिए यूज होता है विद रिस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी। ठीक है, फिर ऐसा भी हमने देखा था कि जैसे हमारा फंक्शन थे u और v, फंक्शंस हमें दे रखे थे, u जो था वो भी x का फंक्शन था, v जो था वो भी x का फंक्शन था। फंक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे जैसे x में चेंज होता है u की वैल्यू चेंज होती है। u एक तरह से एक रूल है, ठीक है, जो x पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि एक्स क्यूब टाइप का हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइप का हो गया, साइन एक्स टाइप का हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली एक फंक्शन है, एक रूल है। तो x की वैल्यू जो इसमें दोगे, जैसा आप x का इनपुट दोगे वैसा ये आउटपुट देगा इस फंक्शन के हिसाब से। 1 दिया तो ये 1 दे देगा, 2 दिया तो ये 8 दे देगा, 3 दिया तो ये 27 दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली एक रूल है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जैसे मैंने x की वैल्यू 1 दी, फिर मैंने x की वैल्यू 2 दी, तो एक्स क्यूब क्या दे रहा है, इसकी वैल्यू तो 1 दे रहा है, इसकी वैल्यू 8 दे रहा है। तो जैसे मैंने x में चेंज किया, कितने का चेंज किया, 1 का चेंज किया, तो y में कितने का चेंज हो गया, y में हमारा 7 का चेंज हो गया। ठीक है, बढ़ा, जैसे हमने x बढ़ाया y भी बढ़ा। देख पा रहे हो आप ये चीज। तो इसका जब आप डेरिवेटिव निकालोगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है, 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। तो आपने देखा कि डी यू अपॉन डी एक्स क्या आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे आपका y बढ़ेगा। आपने 1 से 3 पे गए, 1 से 3 पे गए, तो आपकी u की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो चेंज इन u दिखाएगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि किसी क्वांटिटी में, यहाँ पर तो हम सिंपल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, अब हम इसको रियल लाइफ में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? जैसे अगर हमसे पूछ लिया कि हम टंकी में पानी डाल रहे हैं, ठीक है, हमारे जो ऊपर होती है टंकी में हम पानी भर रहे हैं, तो अगर हमें बोल रहा है कि हमारी जो पानी की वॉल्यूम है वो किस रेट से बढ़ रही है, वो हमें दे दिया, ठीक है, और हमारी जो टैंक है वो सिलेंड्रिकल है, तो आपको हाइट और रेडियस में भी रिलेशन दे दिया है, तो आपसे पूछ लेगा कि हाइट किस रेट से बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो बेसिकली रियल लाइफ में भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। तो जब ऐसा होता है जैसे कि u था हमारा x पे बेस्ड और v था हमारा x पे बेस्ड, दोनों ही x पे बेस्ड है, लेकिन हमें क्या चाहिए, du अपॉन dv चाहिए। मतलब जब v में चेंज हो रहा है तो u में क्या चेंज हो रहा है, v के रिस्पेक्ट में u कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम जैसे हमने पैरामीट्रिक फॉर्म किया था, डेरिवेटिव था वहां पर, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म में जब किया था तो डी यू अपॉन डी एक्स करेंगे बाय डी वी अपॉन डी एक्स करेंगे। तो ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं कि v में चेंज जब हो रहा है तो u में क्या चेंज हो रहा है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो पैरामीट्रिक फॉर्म थी वो वाला डेरिवेटिव यूज करेंगे। और इसमें क्या समझना है कि बेसिकली हम ऊपर वाली क्वांटिटी में कैसा चेंज हो रहा है जब हम नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी और ये रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इससे आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। इन क्वेश्चंस में बेसिकली यूज वही होगा जो आप आज तक पढ़ते आए हो, जैसे कि किसी में वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, किसी में पेरीमीटर यूज हो जाएगा, किसी में एरिया यूज हो जाएगा, ठीक है, किसी में यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगी। तो चीज़ें वही यूज होगी, और आपसे एक का रेट दिया होगा या कुछ क्वांटिटीज दी होंगी, कोई रेट पूछा होगा, ठीक है। तो पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो आपको दिया है उसमें जो रेट आपको निकालना है वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वो समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में हमें दिया है अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, तो हमने ये वॉल ले ली, इसके अगेंस्ट हमारी एक 5 मीटर की जो लेडर है वो रेस्ट कर रही है, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, मतलब इस बॉटम को हम खींच रहे हैं, तो अगर मैं इसको x दूं तो इस बॉटम को खींच रहे हैं तो ये समय के साथ साथ क्या करेगा, ये बढ़ जाएगा ये डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हमें बोला है कि तो dx अपॉन dt क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा क्योंकि ये लेडर को खींच रहे हैं। अगर पुश कर रहे होते यहीं पे, अगर लेडर को पुश कर रहे होते तो ये जो x डिस्टेंस हमें दिख रहा है ये क्या हो रहा है, घट रहा होता, तो dx अपॉन dt हमारा नेगेटिव होता, ठीक है। अब हमें क्या कर रहे हैं, हम इसको पुल कर रहे हैं तो हमारा dx अपॉन x हमारा बढ़ रहा है समय के साथ साथ पुल करने से, तो dx अपॉन dt मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो हमारा x जो है वो बढ़ेगा क्योंकि हम पुल कर रहे हैं। तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ x है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और क्या दिया है इन्होंने, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि ये जो क्वांटिटी है इसकी कुछ यूनिट होगी, जैसे वॉल्यूम देंगे तो मीटर क्यूब में देंगे, एरिया देंगे तो मीटर स्क्वायर में देंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर में दे दिया है। तो आप इन क्वांटिटीज की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो ध्यान रखिएगा सेम ही रखनी है। यहाँ पर जैसे ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो आप एक में कर लीजिए, या तो इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए या इसको मीटर में कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, करेक्ट है। हमसे पूछा है कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट, हाइट मतलब ये वाली चीज, तो हम इसको y मान लेते हैं। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, अब इन्हें ये कैसे डिसाइड किया, देखो हम इसको पुल कर रहे हैं तो लेडर का साइज तो बढ़ने से रहा, वो तो 5 मीटर की है तो 5 मीटर की ही रहेगी। जब हम इसको खींचेंगे तो ये नीचे आएगी वॉल पे, तो ये जो हाइट है ये डिक्रीज होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि डी वाई अपॉन डी टी की जो भी वैल्यू होगी, मतलब समय के साथ साथ हमारी हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है, वाई की वैल्यू कम हो रही है।
तो जो ये dy अपॉन डी टी आएगा, ये हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। हमें यही निकालनी है dy अपॉन डी टी। फिर इसने क्या बोला है कि dy अपॉन डी टी तो निकालनी है आपको व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जब x हमारा 4 मीटर हो तब उस समय इंस्टेंटेनियस हो गया, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम दे दिया आपको, जब x 4 मीटर होगी उस समय dy अपॉन डी टी, क्या उस समय जो y है वो किस रेट से चेंज हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी हमें मीटर में दी है, हम इसको भी क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्या ये राइट एंगल दिख रहा है। अब यहाँ से हम क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम एक्स और वाई को रिलेट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 500 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या नोटिस कर रहे हो कि हमें क्या निकालना था, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, कितनी फास्ट डिक्रीज हो रही है, कितनी जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रही है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें क्या दिया था, यहाँ दिया था हमें टाइम के रिस्पेक्ट में, सारी चीजें टाइम के रिस्पेक्ट में दी हैं। तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी इज द टाइम है, ठीक है, जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है यहाँ पर। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 2x dx अपॉन डी टी प्लस 2y dy अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आप किसी की भी रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या देगा, 0 देगा। क्लियर है यहाँ तक चीज, ठीक है। अब यहाँ से dy अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगी, dy अपॉन डी टी हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा इस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा -2x dx अपॉन डी टी बाई 2y। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा dy अपॉन डी टी क्या आ गया, dy अपॉन डी टी हमारा आ गया है -x बाय वाई डी एक्स अपॉन डी टी। अब हमें क्या करना था, हमें क्या करना था, dy बाई डी टी कैलकुलेट करना है हमें, वो तो ठीक है, बट कब कैलकुलेट करना है, जब x हमारा 400 हो। तो जब x 400 होगा, 400 सेंटीमीटर होगा, तो उस टाइम पे y की वैल्यू हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसमें हमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। क्लियर है, क्या होगी भाई y की वैल्यू, जब x हमारा 400 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। कैसे निकालोगे, 500 का स्क्वायर माइनस 400 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 500 स्क्वायर माइनस 400 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, a प्लस बी यानी 900, a माइनस बी यानी 100, तो इसका रूट यानी कि 300। डिस्टेंस लेके चल रहे हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव रूट, तो ये आ जाएगा 300, ठीक है। तो x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू हमारी आई 400, y की वैल्यू हमारे पास है 300 माइनस, और dx अपॉन dt की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास dy अपॉन डी टी क्या आ गया, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो यहाँ का सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है। यूनिट अगर हम देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो dy अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट x इज इक्वल्स टू 400 इज -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब y जो है वो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रहा है उस समय पर जब x 400 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अब क्या दिख रहा है, यूनिट से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि सैंड हम गिरा रहे हैं पाइप से, ठीक है। किस रेट से गिरा रहे हैं, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्यूब क्या, वॉल्यूम दी है इन्होंने, dv अपॉन dt दिया है, v रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द सैंड पोर्ड, ठीक है।
अब एक पाइप से सैंड गिर रहा है, ठीक है, तो वो नीचे ग्राउंड पर क्या बनाएगा, एक कोन बनाएगा। आप जनरली कोई भी चीज गिराते हो तो वो एक कोनिकल शेप बनाती है सरफेस टेंशन उससे, ठीक है, कोन बनाएगा नीचे। तो जिस दर से डीवी अपॉन डी टी, ये वॉल्यूम है, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस दर से ये गिर रही है सैंड, उसी दर से इसकी वॉल्यूम भी बढ़ रही होगी। इस जो नीचे कौन बनेगा इसकी वॉल्यूम भी इसी दर से बढ़ रही होगी, क्योंकि यहां से जो सैंड गिर रहा है वही तो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सैंड पोर्ड, वी हो गया। तो ये किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ कौन के बराबर हो जाएगा, जो नीचे ग्राउंड पर बनेगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर क्यूब। तो मतलब हमें डीवी अपॉन dt दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन, जो गिर रहा है वो एक कोन बना रहा है ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो हमें एक रिलेशन मिल गया यहाँ से। क्या रिलेशन है कि हाइट ऑफ द कोन, मान लेते हैं इस कोन की हाइट हम मान रहे हैं h और रेडियस हम मान रहे हैं स्मॉल r। तो ये क्या बोल रहा है कि हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो यहां से रेडियस हमारे पास आ गई 6h। एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया। एक चीज हमें ये पता है। तो आप जब ऐसे क्वेश्चंस करते हो अटेम्प्ट, तो बेसिकली आपको पहले तो अपने वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे कि आप v क्या ले रहे हो, r क्या ले रहे हो, h क्या ले रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है ऐसे वेरिएबल्स, ठीक है, आप खुद से डिफाइन करोगे। पहले आप वेरिएबल्स लिख लेना अपने, जो जो गिवन है उसको भी अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जो गिवन है उसको अगर आप समझ लोगे तो क्वेश्चन आपको उसी टाइम पे समझ आ जाएगा करना क्या है, निकालना क्या है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। आपको बताना है कि कितनी जल्दी जल्दी अब यहाँ पर कोन बन रहा है। तो जब आप सैंड इसमें बढ़ाते जाओगे, अमाउंट ऑफ सैंड जब आप बढ़ाते जाओगे तो ये वॉल्यूम बड़ी होगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, यानी कि इसकी जो हाइट है वो बढ़ेगी। तो इन्होंने बोला हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन, कितनी जल्दी जल्दी हाइट बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी समय के साथ ही डेरिवेटिव करेंगे, मतलब यहाँ पर भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करेंगे। मतलब हमें डी एच अपॉन डी टी ही पूछा है कि ये क्या आएगा, बढ़ रही है तो हमें ये हमारा ये इंट्यूशन है कि ये पॉजिटिव ही आएगी, डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। निकालनी कब है, हमें इंस्टेंट भी दिया है कि डी एच अपॉन डी टी निकालनी है जब हाइट 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है। जब इस कोन की हाइट 4 सेंटीमीटर होगी उस समय पर इसकी हाइट बढ़ने की दर क्या होगी समय के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ओके, तो आपको ये निकालना है। अच्छा, इनमें से हमें क्या पता है, हमें कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, उसमें रेडियस भी आती है, उसमें हाइट भी आती है। तो वॉल्यूम यानी कैपिटल वी से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होती है, कोन की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, और दोनों टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं। टाइम के साथ साथ रेडियस भी बढ़ रही है और हाइट भी बढ़ रही है इस कोन की, ठीक है ना। दोनों ही टाइम के वेरिएबल हैं, मतलब टाइम पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। आर ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसको, और इसको एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं आगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। यहाँ से 1/3 पाई तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, आर स्क्वायर एच का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आर स्क्वायर एज इट इज एच का डी एच अपॉन डी टी हो जाएगा, प्लस एच एज इट इज आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r डी आर अपॉन डी टी। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर हमें आर और एच में रिलेशन पता है, तो
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, और ये कांस्टेंट है, ये डी एच अपॉन डी टी। तो यहाँ से हमारे पास डी आर अपॉन डी टी और डी एच अपॉन डी टी में भी रिलेशन आ गया। ठीक है, हमें निकालना है डी एच अपॉन डी टी, और एच भी हमें क्या, एच पे इंस्टेंटेनियस में भी हमें एच ही दिया है। तो बेसिकली अगर हम आर स्क्वायर और डी आर अपॉन डी टी इनको एलिमिनेट कर देंगे तो सही है। तो आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 36 एच स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 पाई, ये हो जाएगा 36 एच स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी प्लस एच एज इट इज, 2 एज इट इज, आर की जगह मैं क्या लिखूंगी 6H, और डी आर अपॉन डी टी की जगह मैं लिखूंगी 6 DH अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 36 और 2 72 एच स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी, क्या बन गया 72 एच स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी। ठीक है, अब 36 प्लस 72 क्या बन गया हमारा 108 एच स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी, 108 एच स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। अब इसमें से डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी बाय 108 एच स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा 3 और यहाँ पर एक पाई भी आएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एट एच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, तो सब्सटीट्यूट करेंगे। तो डी एच अपॉन डी टी एट एच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू भी साथ में ही सब्सटीट्यूट कर देते हैं। डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू हमें क्या दी है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ पर 12 बाय 108 इंटू एच की वैल्यू हमें 4 दी है, तो ये हो जाएगा 16 पाई। क्लियर है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 12 9 और 3 3, तो ये हो जाएगा 1/48 पाई, और हाइट में चेंज है तो यहाँ पर क्या आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड रेट से होगी। देख सकते हैं आप क्या क्या सब्सटीट्यूट किया, यहाँ पर हमने एच स्क्वायर सब्सटीट्यूट किया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया नीचे, और ये क्या था सेंटीमीटर वॉल्यूम, डीवी अपॉन डी टी था सेंटीमीटर क्यूब अपॉन पर सेकेंड में था, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में था बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से बच गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यूनिट भी रिजल्ट लिखते वक्त ध्यान रखना, लास्ट में आंसर लिखते वक्त कि क्या आ रही है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा, द टोटल कोस्ट सी एक्स, क्या दिया, टोटल कोस्ट दिया है इन रुपीज associated with the production of x units of an item is given by this, ये हमें फंक्शन दिया है, फंक्शन किसका है x का, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम x यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्शन में, तो उसका कोस्ट जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, कोस्ट जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर हमें हमें बाल्टी बनानी है, बकेट बनानी है, तो प्लास्टिक लगेगा। ठीक है, तो प्लास्टिक का कोस्ट क्या होगा, कितनी प्लास्टिक प्रोड्यूस, मतलब अगर हमें कुछ और लेता है, अगर हमें चिप्स बनानी है, ठीक है चिप्स बनानी है, एक पैकेट चिप्स बनानी है, 1 यूनिट ऑफ चिप्स, मतलब एक पैकेट चिप्स बनानी है अगर, तो उसमें क्या क्या लगेगा, उसमें अगर आप आलू की बना रहे हो तो पोटैटो, ठीक है, ऑयल लगेगा, सॉल्ट लगेगा, पेपर लगेंगी, मतलब मिर्ची लगेगी, तो ये सब इंग्रेडिएंट्स होंगे, उन सब का कुछ अमाउंट होगा, और ये सब जो मिलकर एक कोस्ट
फंक्शन डिफाइन करेंगे कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने में हमें टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है। ठीक है, तो ये इसका ऐसा फंक्शन बन रहा है। ठीक है, एक्स यूनिट प्रोड्यूस करने में उसका इतना कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो जितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है उस हिसाब से हमारा ये कॉस्ट दे देगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में क्या चेंज हो रहा है जब हम यूनिट्स में जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें चेंज करते हैं। तो बेसिकली हमें DC अपॉन DX अगर निकाल दें तो ये बन जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ऐसे ही ये तो हो गया DC अपॉन DX निकालना है बेसिकली आपको यहाँ पर। तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और x की वैल्यू फिर हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी x की वैल्यू दे दी। तो जब आप x की वैल्यू रख दोगे x इज इक्वल्स टू 17 तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद आपसे इसमें कुछ और भी इससे रिलेटेड है, जैसे कि आपसे दे देगा रेवेन्यू। ठीक है, ठीक है, रेवेन्यू जो जनरेट हुआ, यानी कि जब हम कोई आइटम बेचते हैं तो हमें उसके बदले में पैसे मिलेंगे जब हम आइटम बेच रहे हैं। तो उसका भी एक फंक्शन होगा, आपको RX बना के देगा। ठीक है, जैसे हमें दे दिया 7x³ प्लस 8x, तो ये हो गया रेवेन्यू फंक्शन। तो जब मैंने x यूनिट बेची तो इस हिसाब से मेरे पास पैसा आ रहा है। ठीक है, ये कर्व मिल रहा है मुझे। फिर उसमें पूछ लेगा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल रेवेन्यू होता है DR अपॉन DX। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब जो हमारा रेवेन्यू मिल रहा है उसको उसमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जितने आइटम सोल्ड हो रहे हैं। मतलब जैसे जैसे आइटम सोल्ड्स में हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है या चेंज हो रहा है, वैसे वैसे रेवेन्यू में कैसे चेंज हो रहा है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो बेसिकली आपको सिंपल यहाँ से क्या याद रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट अगर पूछ रहा है तो मतलब DC अपॉन DX, टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। मार्जिनल रेवेन्यू अगर पूछ रहा है तो आपको टोटल रेवेन्यू जो आ रहा है DR अपॉन DX उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है इसमें है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डेरिवेटिव जो होता है वो हमारा यूज होता है किसी फंक्शन को, जो हमारे फंक्शंस हैं वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है किसी इंटरवल पर या किसी पॉइंट पर, ये डिसाइड करने में हमारा डेरिवेटिव हेल्प करता है। तो इस सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते किनको हैं। ठीक है, तो अगर हमें एक फंक्शन डिफाइन करके दिया है f(x), ठीक है, इसका कुछ डोमेन दिया होगा। ठीक है, डोमेन एक इंटरवल भी हो सकता है। अगर हम डोमेन एक इंटरवल, बेसिकली आई जो है स्टैंडर्ड नोटेशन, आई एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमें एक फंक्शन डिफाइन करके दिया है, इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन कब बोलते हैं। तो हम x1 और x2 दो एलिमेंट लेते हैं इस डोमेन के। ठीक है, सच दैट x1 इज लेस देन x2। अब डोमेन जो है, क्योंकि हम यहाँ पर सारी जगह हमने यही लिया है कि हमारी जो डोमेन है वो रियल का सबसेट होती है, रियल नंबर्स का, और रियल नंबर्स में हम ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि रियल नंबर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये नंबर इससे बड़ा है या इससे छोटा है। आप कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो नंबर उठाने हैं डोमेन से, तो यहाँ पर डोमेन भी जो होगी वो ऑर्डर्ड हो जाएगी, इसमें भी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो हमें दो नंबर उठाने हैं सच दैट x1 x2 से छोटा है, तो उस पर हम f(x1) कैलकुलेट करेंगे, f(x2) कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर f(x1) f(x2) से छोटा आ रहा है, x1 उठाया x2 उठाया, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। अगर इनको आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चल रहे हैं डोमेन के, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि सारा, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो x1 अगर मैंने ये उठा लिया तो x2 कुछ भी हो सकता है, इसके आगे वाला कोई भी नंबर।
x1 अगर मैंने ये वाला उठा लिया तो इसके आगे वाला कोई भी नंबर, और ये सारे x1 चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो x1 और x2 आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाए हैं और उनके बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि x1 जो है वो x2 से छोटा है। तो x1 बेसिकली यहाँ हो सकता है कहीं भी और x2 उससे आगे ही होगा रियल लाइन पे। और फिर हम क्या बोल रहे हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है एट x1 वो ये है, एफ ऑफ x2 की वैल्यू उससे बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये फंक्शन क्या होगा, x1 से x2 जाते हुए ये फंक्शन अपनी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये हमने आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया है तो x2 को यहाँ भी ले सकती थी मैं, ठीक है, x1 को यहाँ और यहाँ भी ले सकती थी। तो अगर ये आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए फॉलो हो रहा है डोमेन के, जब भी हम कोई एलिमेंट x1 x2 से छोटा ले रहे हैं तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा आ रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। फंक्शन हमारा बढ़ रहा है, उसकी वैल्यूज बढ़ रही हैं जैसे जैसे x1 की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब डोमेन में जैसे जैसे हम बड़ी वैल्यू लेते जाएंगे f ऑफ x1 भी f ऑफ x भी बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी कि f ऑफ x1 बड़ा आ जाए f ऑफ x2 से, ये मैंने उल्टा नहीं किया, ध्यान रखना, x1 x2 से छोटा ही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, डोमेन का छोटे वाले पॉइंट पर फंक्शन बड़ी वैल्यू ले रहा है, यानी कि अब x1 पर फंक्शन बड़ी वैल्यू ले रहा है, x2 पर फंक्शन छोटी वैल्यू ले रहा है। तो अब हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इतनी चीज समझ आई कि एक फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे अगर डोमेन से हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाएं x1 और x2, वो आपस में कैसे रिलेटेड है कि x1 x2 से छोटा है। तो फंक्शन की वैल्यू एट x1 अगर f फंक्शन की वैल्यू एट x2 से छोटी आ रही है, फंक्शन की वैल्यू एट x1 फंक्शन की वैल्यू एट x2 से छोटी आ रही है, तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा। वहीं अगर फंक्शन की वैल्यू एट x1 छोटे वाला पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ रही है तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसी चीज को डेरिवेटिव से कब रिलेट कर पाएंगे, अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तभी हम डेरिवेटिव की बात कर पाएंगे। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम डेरिवेटिव की बात नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं, ये किसका हो गया, मोड एक्स का हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेती हूँ और यहाँ पर कोई पॉइंट लेती हूँ तो क्या नोटिस करोगे, जैसे ये और ये, ठीक है। फंक्शन जो मोड फंक्शन है ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, सिर्फ 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। पहली बात तो ये। उसके बाद जब हम ये पॉइंट ले रहे हैं और ये पॉइंट ले रहे हैं, ये हमारा x1 और ये हमारा x2, x1 जो है वो x2 से छोटा है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू एट x1 जो है वो आ रही है ये, और फंक्शन की वैल्यू एट x2 आ रही है ये। तो फंक्शन की वैल्यू एट x2 छोटी आ रही है फंक्शन की वैल्यू एट x1 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है 0 तक। और इससे आगे जब आप लोगे x1 और x2, यहाँ पे अगर मैं लूँ x1 छोटा है x2 से, फंक्शन की वैल्यू एट x1 भी छोटी है फंक्शन की वैल्यू एट x2 से, तो इसके आगे जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। तो 0 से पहले हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, 0 के आगे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो आप फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये सिंपली आर्बिट्रेरीली कोई पॉइंट उठाकर देख सकते हो, या ग्राफ से भी आप देख सकते हो। जैसे अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊं, ये हो गया हमारा साइन का ग्राफ, ठीक है। तो जब हम देखेंगे 0 पे 0 हो गया, ये हो गया π/2, ये हो गया हमारा पाई, और यहाँ पर ये हो गया हमारा -π/2, यहाँ हो गया -π। तो जब मैं -π/2 से π/2 के बीच में, यहाँ पर आप कोई भी x1 x2 किधर भी ले लीजिए, यहाँ से यहाँ के बीच में,
तो मान लीजिए मैंने यहाँ x1 लिया है और यहाँ मैंने x2 लिया है, तो x1 हमारा x2 से छोटा है, ठीक बात है। f ऑफ x1 ये आएगा, f ऑफ x2 ये आएगा। f ऑफ x1 क्या आया, छोटा आया f ऑफ x2 से, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्या देख पा रहे हो आप, यहाँ से यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना हम, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यहाँ से यहाँ हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लोगे, जैसे कि यहाँ पर x1 लिया मैंने, यहाँ पर x2 लिया, तो आप देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, x1 तो हमारा x2 से छोटा है। जब आप f ऑफ x1 देख रहे हो तो यहाँ आ रहा है, और f ऑफ x2 देख रहे हो तो यहाँ आ रहा है, और f ऑफ x2 हमारा छोटा हो गया f ऑफ x1 से। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, π/2 से लेकर और 3π/2 तक हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हो। ओके, तो आपको डेफिनेशन क्लियर है कि जब हम x1 x2 से छोटा लेकर चल रहे हैं और f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा आ जाए तो इंक्रीजिंग, और f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 से बड़ा आ जाए तो ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, वहां पर इक्वेलिटी भी आ सकती है। डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पर भी इक्वेलिटी आ सकती है। यानी कि अगर मैं ये कांस्टेंट फंक्शन बना दिया मैंने, ये है हमारा 2, y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ, यहाँ x1 लिया मैंने, यहाँ मैंने x2 लिया, तो x1 पर क्या वैल्यू ले रहा है फंक्शन 2, x2 पर क्या वैल्यू ले रहा है 2, तो f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 आ गया, ठीक है। तो जब हम इंक्रीजिंग बोलते हैं ना, तो इक्वालिटी वाला केस भी इसमें आ जाता है, यानी कांस्टेंट भी हो सकता है फंक्शन किसी इंटरवल पर, या पूरा का पूरा भी कांस्टेंट हो सकता है। डिक्रीजिंग अगर हम बोल रहे हैं तो भी वो कांस्टेंट भी हो सकता है किसी इंटरवल पर, या पूरा पूरा कांस्टेंट भी हो सकता है, और अगर वैल्यू चेंज कर रहा है तो वो घटेगा ही, ठीक है। बट एक टर्म आती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और आती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वालिटी वाली कंडीशन हम ड्रॉप कर देते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फंक्शन बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही, कहीं भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं चल सकते हम, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं चल सकते, यहाँ पर भी इक्वालिटी जो है हमारी वो ड्रॉप हो जाती है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर ही होना चाहिए एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 से, ठीक है। तो हम कुछ ग्राफ बनाते हैं और फिर आप ग्राफ से नोटिस कीजिएगा कि कौन सा इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है, कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ग्राफिकली पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें ग्राफ से कैसे देखेंगे, फिर हम उसमें डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि अप्लाई हो रही है कि नहीं। तो जैसे कि हमने बना दिया ये ग्राफ, ठीक है, और बनाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें तो क्या हो रहा है, ये ग्राफ हमारा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या थी, बड़ी थी, फिर यहाँ पर कम हो गई, कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई, हमारा ग्राफ जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन कैसे लगाएंगे।
डिक्रीज हो रहा है, क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है, कहीं भी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस फॉलो नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती ही जा रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है। तो जो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो डिक्रीजिंग भी है, बट जो डिक्रीजिंग है वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। ऐसे ही इंक्रीजिंग में भी आप देख सकते हो कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उनको हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, बट जो इंक्रीजिंग है उनको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ से यहाँ तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज हुआ यहाँ तक, फिर ये बराबर हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर जो है फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट x1, फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट x2 बराबर आएगी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले केस में तो क्या होना चाहिए था, स्ट्रिक्ट वाली इनइक्वालिटी फॉलो होनी चाहिए थी ना। तो यहाँ पर ये जो है स्ट्रिक्टली तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जो होगा वो या तो इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग हो सकता है। अब बताइए कि ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रही थी वैल्यू, फिर यहाँ से यहाँ फिर से डिक्रीज हो रही है वैल्यू, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, कैसे देखा, देखो यहाँ पर अगर मैं x1 लूँ, यहाँ पर अगर मैं x2 लूँ, तो x1 की वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है x2 की वैल्यू से, एफ ऑफ x1 जो है वो बड़ा आ रहा है एफ ऑफ x2 से, जबकि x1 हमारा छोटा है, छोटे पॉइंट पर बड़ी वैल्यू ले रहा है। ठीक है ना, तो पहले बड़ी वैल्यू थी, फिर कम हो गई वैल्यू उसकी, जैसे आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े तो और कम हो गई, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। बट ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि ये इस यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट हो रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हम जाते हमेशा इस तरफ ही हैं, इधर से इधर, क्योंकि इधर से इधर ही हमारी x की वैल्यू बढ़ रही होती है ना। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा ऐसे इंक्रीज हो रही है वैल्यू, यहाँ पर हमारी वैल्यूज नेगेटिव थी, 0 हुई, फिर हमारी वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगी, तो ये हमारा क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? क्या किसी पॉइंट पर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। क्लियर है? कैसे देख सकते हैं, जैसे हम कोई भी पॉइंट x1 ले लेते हैं, x2 ले लेते हैं, बनाइए फंक्शन, यहाँ पर छोटी वैल्यू ले रहा है और यहाँ पर बड़ी वैल्यू ले रहा है, तो छोटे पॉइंट पर छोटी वैल्यू, बड़े पॉइंट पर बड़ी वैल्यू ले रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब इसकी बात करें, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कांस्टेंट रहा, फिर इसके आगे भी ये कांस्टेंट रहा है, यहाँ पर अगर मैंने x1 लिया, यहाँ पर अगर मैंने x2 लिया, तो x1 की वैल्यू ये आएगी और x2 की वैल्यू ये आएगी। तो फॉर x1 लेस देन x2 एफ ऑफ x1 क्या आया, लेस देन एफ ऑफ x2, ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैटर्न है, इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम रह रही है, तो इक्वालिटी आ जाएगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। इंक्रीजिंग को बेसिकली हम एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। इंक्रीजिंग को इससे और डिक्रीजिंग को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी बात करते हैं, तो क्या ये इंक्रीजिंग है? यहाँ पर मैंने x1 लिया, यहाँ पर मैंने x2 लिया, तो x1 पर वैल्यू क्या आ रही है, ये, और x2 पर वैल्यू क्या आ रही है, ये। तो x1 लेस देन x2 के लिए f ऑफ x1 क्या आ रहा है, लेस देन f ऑफ x2 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गई, इंक्रीजिंग हो गई। पर ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगी, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैटर्न है। ठीक है,
हम पूरे डोमेन की बात कर रहे हैं, अब फंक्शन का पूरा डोमेन जहाँ पर वो डिफाइन है उस पूरे डोमेन की बात कर रहे हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमने देखा कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, फिर हमने आगे देखा कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, फिर हमने देखा कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो इसकी पूरी डोमेन पर हम इसको ना तो इंक्रीजिंग बोल सकते हैं ना हम इसको डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो अब हमने देख लिया कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में हमने बात कर ली। अब हम अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको डेरिवेटिव से कैसे रिलेट करेंगे उसके बारे में देखेंगे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एफ हमें डिफाइन करके दिया है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर, डिफरेंशिएबल है। उससे पहले हम एक चीज और देखते हैं कि हमने देखा था कि फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोलेंगे, हमने देखा था उसकी डोमेन पर। ठीक है, उसके डोमेन पर या एक इंटरवल की बात की थी हमने। अगर हम बोल रहे हैं कि एक फंक्शन एक्स नॉट पर इंक्रीजिंग है या एक्स नॉट पर किसी एक पॉइंट पर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो वो कब बोलेंगे? जब हमारे पास एक्स नॉट का एक इंटरवल एग्जिस्ट करे, प्लस एच और एक्स नॉट माइनस एच, इस इंटरवल में जब फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए तो हम बोलेंगे फंक्शन एक्स नॉट पर इंक्रीजिंग है। अगर इस इंटरवल में डिक्रीजिंग हो जाए तो हम बोलेंगे फंक्शन एक्स नॉट पर डिक्रीजिंग है। अब इंटरवल में इंक्रीजिंग हो जाए डिक्रीजिंग हो जाए, यहाँ फिर से हम सेम डेफिनेशन जो थी हमारी कि इस इंटरवल से हम कोई पॉइंट उठाएंगे x1 लेस देन x2 और फिर देखेंगे कि f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 से छोटा है तो इंक्रीजिंग, और f ऑफ x1 अगर बड़ा है f ऑफ x2 से तो ये होगा डिक्रीजिंग। ठीक है, तो किसी पॉइंट पर बताने के लिए पॉइंट का एक इंटरवल पे बात, पॉइंट के अराउंड एक इंटरवल पे बात करेंगे। मतलब हमने ये पॉइंट था एक्स नॉट प्लस एच और माइनस एच, ये जो इंटरवल बन गया इस पे देखेंगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, ओके, पॉइंट पर हमने बता दिया कैसे देखेंगे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब हम थ्योरम डिस्कस करते हैं। तो थ्योरम क्या कह रही है हमारी? थ्योरम हमारी कह रही है कि लेट एफ बी continuous on closed interval a comma b, differentiable on open interval a comma b, then अगर f dash at x greater than 0 है for all x belongs to a comma b, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर f डैश x लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b, तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर f डैश x 0 है तो हमारा फंक्शन क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो थी कॉन्टिन्यूस ऑन a कॉमा b एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b, ये जो कंडीशंस थी क्या आप याद कर पा रहे हैं? ये लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस थी। ठीक है, तो यहाँ पर लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है इसका मतलब क्या है कि एक x एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल a कॉमा b में सच दैट f डैश x जो होगा वो क्या होगा? f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि f डैश एक्स अगर जीरो हो जाए, f डैश एक्स जीरो हो जाए मतलब क्या हो जाएगा? ये जीरो है। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ बी माइनस एफ ए क्या है? जीरो है। इसका मतलब क्या हो गया? एफ बी माइनस एफ ए क्या हो जाएगा? बराबर हो जाए, एफ बी जो है एफ ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो दो पॉइंट्स पर सेम वैल्यू, ऐसे ही ए बी के बीच में अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर मैंने x1 ले लिया, यहाँ पर मैंने x2 ले लिया, तो ये जो इंटरवल है ये भी तो a और b के बीच में ही है, इस पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा और ओपन इंटरवल में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो किसी x1 x2 पर ये लग सकता है। x1 x2 के अंदर हमारा पास हम एक x ले लेते हैं जिसपे f डैश x जो होगा f ऑफ x2
यहाँ पर b की जगह हम क्या लिख सकेंगे x2, यहाँ पर हम लिख देंगे x1। ठीक है, नीचे आ जाएगा x2 माइनस x1, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो गया, तो f ऑफ x2 f ऑफ x1 के बराबर हो जाएगा। तो कांस्टेंट हो जाएगा, सारे पॉइंट पर वो क्या वैल्यू, एक ही वैल्यू ले रहा होगा, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हमारा f डैश x 0 आ जाता है तो हमारा फंक्शन क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, ये चीज़ आप उल्टा भी देख सकते हो, अगर हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है मतलब y इज इक्वल्स टू टू टाइप का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट इस पे अगर हम बात करें तो ये कह रहा है f डैश x जो है अगर लेस देन 0 है, तो f डैश x लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से हम बात कर रहे हैं, तो x1 और x2 हमने 2 पॉइंट ले लिए सच दैट x1 इज लेस देन x2। ठीक है, x1 और x2 दोनों इनके बीच में ही है, x1 और x2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं ओपन इंटरवल a, b में। ओके, तो इस पे हम क्या लगा सकते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं कि क्लोज इंटरवल x1 कॉमा x2 पर ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा और ओपन इंटरवल x1 कॉमा x2 पर ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा इसी से, क्योंकि x1 x2 इसके अंदर ही है, a और b के अंदर ही कोई पॉइंट है। और हमें क्या पता है कि f डैश, अच्छा तो एक c एग्जिस्ट करेगा सच दैट f डैश c जो होगा वो क्या होगा, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, ओके, और हमें क्या दिया है कि f डैश x जो है वो लेस देन 0 है फॉर ऑल x, सभी x जो a b में बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए f डैश x लेस देन 0 है। तो ये c जो था ये कहाँ था, x1 कॉमा x2 में था, और ये कहाँ है, a कॉमा b में है। तो इस c के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी कि ये लेस देन 0 है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या लेके चल रहे थे कि x1 जो है वो x2 से छोटा है, तो अगर x1 x2 से छोटा है तो x1 माइनस, उल्टा करते हैं, तो x2 माइनस x1 जो होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, अगर 4 लिया ग्रेटर देन 2 है तो 4 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो x2 माइनस x1 तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मुझे इसे बनाना है लेस देन 0, यानी कि ये पूरी टर्म क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। नीचे वाली टर्म तो पॉजिटिव है तो ऊपर वाली का साइन नेगेटिव होगा, ऊपर वाली नेगेटिव होगी मतलब ऊपर वाली लेस देन 0 होगी, यानी कि f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 जो होगा वो लेस देन 0 होगा। यहाँ से हमारा f ऑफ x2 क्या आ गया, लेस देन f ऑफ x1 आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, x1 पर फंक्शन बड़ी वैल्यू ले रहा है x2 से, यानी कि हम लेके चले थे कि ये x1 है ये x2 है, लेकिन f ऑफ x1 जो है वो बड़ा आ रहा है f ऑफ x2 से, तो ये क्या कंडीशन होगी, डिक्रीजिंग फंक्शन की। ठीक है, तो अगर f डैश x लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप f डैश x अगर ग्रेटर देन, यहाँ पर अगर मैं ग्रेटर देन 0 लगा दूं तो अब यहाँ पे नीचे वाली टर्म तो पॉजिटिव है ही, तो ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव होनी पड़ेगी, तो ये हमारी 0 ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तो f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 आ जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग वाला केस हो गया। इस केस में क्या बोलेंगे कि इंक्रीजिंग है, ब्लू पेन से लिखते हैं, रुको, ये किसकी कंडीशन है, इंक्रीजिंग की, ये है डिक्रीजिंग की, और ये है कांस्टेंट फंक्शन की। ठीक है, तो अगर हमें जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल दिख रहा है और कॉन्टिन्यूस, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस हो ही जाएगा, तो हम उसका डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है या इक्वल्स टू 0 आ रहा है। वहीं से हमें पता चल जाएगी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हमें आर्बिट्रेरीली कोई भी x1 x2 उठा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम देखो x1 और x2 आर्बिट्रेरीली उठा के देखना है, मतलब कि उसकी डोमेन से कोई भी पॉइंट उठा के देख सकते हैं, और सभी पॉइंट के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि अगर x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से छोटा होना चाहिए इंक्रीजिंग होने के लिए। लेकिन ये चेक करना तो बहुत हेक्टिक है ना, क्योंकि एक डोमेन में तो बहुत सारे पॉइंट हैं।
तो इसलिए हम डेरिवेटिव से जा सकते हैं कि उसका डेरिवेटिव चेक कर लेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है तो हम उसमें प्रोसीड कैसे करेंगे। हमें कोई फंक्शन दिया है तो हम प्रोसीड कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है, और ये सब। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। ठीक है, तो हमें फंक्शन दिया है, पॉलिनोमियल दिया है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x+30। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 होगा कि हम इसका डेरिवेटिव निकाल लें, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होता है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, तो स्टेप 1 हो गया कि हम इसका डेरिवेटिव निकाल लें। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 4×3 = 12 x² माइनस 16×12 x माइनस 72 और 30 का 0 हो जाएगा। यहाँ से मैं 12 कॉमन ले सकती हूँ, अंदर बच जाएगा x² माइनस x माइनस 6। ठीक है, एफ डैश एक्स हमारा ये आ गया। यहाँ से फिर हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2x, करेक्ट है। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3, 12। यहाँ से आ गया 12x प्लस 2 x माइनस 3। ठीक है, अब एक चीज हमने क्या बताई थी आपको, रोल्स थ्योरम बताते वक्त हमने क्या कहा था कि अगर एफ डैश सी, अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है, इसका क्या मतलब है, बेसिकली उसकी स्लोप जो है वो टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा होगा। बेसिकली वो पॉइंट जो हमारा वो पीक पॉइंट होगा। मतलब कि इससे आगे अगर फंक्शन ऐसे जा रहा होता, ठीक है, तो क्या कभी भी स्लोप पैरेलल टू, मतलब जो टेंजेंट होगा वो क्या कभी भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकता है, नहीं होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होता है टेंजेंट, जब ऐसे होगा तो यहाँ पर आ सकता है, या फिर जब ऐसे होगा तो यहाँ पर आएगा। बीच में कभी भी क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, स्लोप नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर स्टेप 2 जो होता है वो ऐसे पॉइंट्स ढूंढना होता है। ये जो पीक पॉइंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढते हैं हम। कैसे ढूंढेंगे, एफ डैश एक्स को हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे और जो हमारे पॉइंट्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो हमारे पास ये आया है, एफ डैश एक्स हमारे पास आया है 12x प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो यहाँ से x आ गया हमारे पास -2 और 3, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो बेसिकली ये फंक्शन जो है ये यहाँ पर जो हमारा चेंज कर सकता है अपना बिहेवियर इन पॉइंट्स पर, क्योंकि ये पॉइंट्स वो हैं जहां पर हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन के ऊपर जो स्लोप बन रही है हमारी, ठीक है, जो टेंजेंट बन रहा है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। मतलब ये पॉइंट हो सकते हैं कि इससे इधर, क्योंकि इधर अगर हम ऐसा बना रहे हैं तो यहाँ तक तो ग्राफ हमारा इंक्रीज हो रहा था, फिर यहाँ इसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया। अगर हम ऐसा बना रहे हैं तो यहाँ तक हमारा ग्राफ डिक्रीज हो रहा था, फंक्शन डिक्रीज हो रहा था, फिर हमारा इंक्रीज होना शुरू हो गया। यहाँ पर जो पॉइंट मिला उसकी डेरिवेटिव जो था वो 0 हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम ये ग्राफ बना रहे हैं तो देखो ये जो स्लोप है, ये जो टेंजेंट है, जब तक ये 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा ये पॉजिटिव होती है ये स्लोप। जब तक ये 90 डिग्री से कम रहेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा। जब ये ऐसा बनाना शुरू कर दिया जैसे डिक्रीज हो रहा है, या फिर हम बोले डिक्रीजिंग में और कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, तो ये स्लोप ऐसे हो रही है, ठीक, ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन रहा है।
ठीक है, तो इस केस में हमारा जब सब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो 10 नेगेटिव होता है ना, 10 यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो जब स्लोप ऐसी बने आपकी ग्राफ पे तो वो नेगेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन, तो वहां पर क्या हो गया, एफ डैश लेस देन जीरो होगा और यहाँ पर एफ डैश ग्रेटर देन जीरो होगा। तो जब लेस देन जीरो से ग्रेटर देन जीरो हमारा जा रहा है तो बीच में जीरो भी हुआ होगा। इस तरह से हम सोच रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास पोलिनोमियल है तो इसका डेरिवेटिव जो होगा, डेरिवेटिव फंक्शन जो होगा वो भी कॉन्टिन्यूस ही होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस अगर है तो जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो वो बीच में जीरो भी हो रहा होगा। ठीक है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, इसी पे बात करते हैं। तो आप स्टेप याद रखिएगा। पहला स्टेप हमारा आ गया कि हमें एफ डैश निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। दूसरा हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारी जो स्लोप है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रही है। मतलब ये पॉसिबल पॉइंट्स हो जाते हैं जहाँ जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो बिहेवियर चेंज कर रहा होगा। बेसिकली इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग चेंज हो सकता है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग चेंज हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि हो। ठीक है, ये पॉसिबल पॉइंट्स हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हमारा ओके पूरी रियल लाइन पर हमें चेक करना पड़ेगा। अगर हमारे फंक्शन की कोई इंटरवल नहीं दिया है क्वेश्चन में अगर, और हमारा फंक्शन, तो हम फंक्शन जहाँ पर डिफाइन है उसी की बात करेंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है तो सब जगह डिफाइन है, तो हम पूरी रियल लाइन की बात करेंगे। रियल लाइन पे हमने -2 रख लिया और 3 रख लिया। ठीक है, इन ऑर्डर जिसमें ये आएंगे। अब हम एक तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे। जब हम -2 से छोटी वाली कोई वैल्यू ले लीजिए, -3, -2 और 3 के बीच में आप 0 ले सकते हैं, और 3 से बड़ी कोई वैल्यू ले लीजिए 4। अब आपको क्या करना है कि आप -3 रख के देखिए, इसमें एफ डैश में रखना है। ठीक है, एफ डैश में आप, हमारे पास इंटरवल बन गया, टेबल बना लेते हैं। एक बन गया हमारा -∞ से -2, एक हमारा बन गया -2 से 3, एक हमारा बन गया 3 से 4। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इस इंटरवल में कोई पॉइंट उठाएंगे। मैंने उठाया -3, तो अगर मैं यहाँ पर -3 रखूं तो -3 + 2 यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आएगी -1, और यहाँ पर -3 यहाँ से भी क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें साइन से लेना देना है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि अगर एफ डैश ग्रेटर देन 0 हुआ तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 हुआ तो बेसिकली साइन ही देखेंगे। अगर एफ डैश पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग, और अगर 0 आ गया तो हम ये टेस्ट नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, आएगा नहीं। बेसिकली 0 वाले पॉइंट्स तो हमने निकाल ही लिए ना, -2 और 3 आए हैं। ओके, तो यहाँ पर हम -3 रखा, हमारा आया नेगेटिव नेगेटिव यानी पॉजिटिव आया। तो यहाँ पर हमारा एफ डैश जो है वो ग्रेटर देन 0 आया, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। अब -2 से 3 के बीच में मैंने 0 रखा, तो जब मैं यहाँ 0 रखूंगी तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ 0 रखूंगी तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पर हमारा एफ डैश क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये हमारा हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने देखा ना कि -2 पे इसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया इस फंक्शन ने। अब हम 3 से आगे यानी 4 पॉइंट हम रख के देख लेते हैं। तो 4 रखेंगे तो 4 + 2 क्या देगा, पॉजिटिव। 4 - 3 भी क्या देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव या एफ डैश हो गया ग्रेटर देन 0। तो यहाँ हमारा फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हमने क्या नोटिस किया कि एफ डैश = 0 रखने के बाद जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, वो हमारे पॉसिबल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन जो अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो सकता है। अब वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा उनके बचे हुए इंटरवल में। ठीक है,
अब इनको रख के, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को लेके हम अलग अलग इंटरवल डिफाइन कर लेंगे। एक हमारा ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब हम इन इंटरवल्स में चेक करेंगे कि एफ डैश का साइन क्या आ रहा है। कैसे चेक करेंगे? इनमें से आप कोई एक पॉइंट वैल्यू उठा के रख के देखेंगे एफ डैश में। तो हमने देखा तो यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर नेगेटिव आया, यहाँ पर पॉजिटिव आया। उस हिसाब से हमने बताया कि फंक्शन यहाँ पर इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। ठीक है, ओके। अब हमसे अगर पूछ रहा है कि आपको बताना है कि ये किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हम कैसे बताएंगे? हम बताएंगे, हमें यूनियन करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दो इंटरवल्स में इंक्रीजिंग है। तो हम, अगर हमसे इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो हमें ये लिखना पड़ेगा, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आएगा ना इधर, ठीक है। तो इस इंटरवल में ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। ओके, अब हम कोई और क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। फाइंड इंटरवल्स, हमें इंटरवल्स निकालने सच दैट ये फंक्शन जो है, हमें एक्स ये इंटरवल भी दिया है कि हमें सिर्फ 0 से π/2 के बीच में ही रहना है। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाना है। हमें बताना है कि इसके बीच में वो कौन से इंटरवल है जहाँ पर साइन 3x इंक्रीजिंग है और जहाँ पर साइन 3x डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हम एफ डैश निकालेंगे। तो एफ डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन 3x का कोस 3x आ जाएगा और 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। अब हमें स्टेप 2 क्या निकालना है, एफ डैश इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। कोस 3x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से कोस 3x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोस 0 वैल्यू कब लेता है, π/2 पे लेता है। तो यहाँ से आ जाएगा कोस 3x इज इक्वल्स टू कोस π/2। यहाँ से आ जाएगा कि 3x इज इक्वल्स टू 2n π प्लस माइनस π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक आ गया π/2 वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहाँ से x क्या आ गया हमारा, 2n π प्लस माइनस π/2 और ये 1/3। ठीक है, n की वैल्यू कहाँ से आती है, इंटीजर से आती है। तो अब इनमें से हम वो पॉइंट्स देखेंगे जो 0 से π/2 के बीच में आ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं n 0 रखती हूँ तो यहाँ से आएगा π/6, तो π/6 इसमें आएगा। ठीक है, जब मैं n को 1 रखूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2π प्लस π/2। तो ये बड़ा हो जाएगा π/2 से, राइट। 2π प्लस π/2 4π, 5π/2, π/6 हो गया, 5π/6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री एंड देन इंटू 5, 150। तो ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, और बताइए 2n π माइनस, मतलब 2π माइनस π/2 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 4π 3π/2, तो 3π/6 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, π/2 आ गया। ठीक है, तो यही आया। और कोई पॉइंट आ रहा है क्या इस इंटरवल में? नहीं आ रहा, सिर्फ यही पॉइंट आ रहा है। तो अब हमें क्या चेक करना है, हमारे पास दो इंटरवल बन गए, एक तो 0 से π/6, एक बन गया हमारा π/6 से π/2। ठीक है, अब बताइए π/6 यानी 30 डिग्री, इससे छोटा कोई एंगल लीजिए और इससे बड़ा कोई एंगल लीजिए। इससे बड़ा तो मैं π/4 ले सकती हूँ। π/4 पे वैल्यू चेक करते हैं एफ डैश की। एफ डैश में हम π/4 रखेंगे, तो यह आ जाएगा 3π/4, 3 कोस 3π/4। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस π/4 लिख सकती हूँ। कोस पाई माइनस, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कोस π/4 ये हो जाएगा। कोस π/4 होता है 1/√2, सो ये हो जाएगा -3√2, नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा फंक्शन, यहाँ पर क्या आ रहा है, एफ डैश नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर कोई पॉइंट रखिए, π/15 रख लेते हैं, 30 है ना, 15। π/6 से कोई छोटी वैल्यू अगर हम रखें तो क्या रख सकते हैं, बताइए।
15 डिग्री ही लिखेंगे। 15 डिग्री अगर हम रखेंगे तो क्या आएगा, 15 थ्रीजा हो जाएगा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। 3 cos 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/√2। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव आएगा। तो एफ डैश यहाँ से हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग। हमें पूछा था इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल पर है, तो इस वाले इंटरवल पर इंक्रीजिंग है। तो यहाँ आ जाएगा 0 से π/6। और डिक्रीजिंग कौन से पे है, π/6 से π/2। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स। यहाँ पर भी हमें इंटरवल डिफाइन कर दिया है कि हमें 0 से 2π के बीच में ही रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। बड़ा कर देते इसको थोड़ा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप एफ डैश निकालेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर हम सेकंड स्टेप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा कोस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, कोस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। किन किन पॉइंट पर कोस और साइन सेम वैल्यू लेंगे, तो ये एक तो हो जाएगा π/4। क्या कोई और पॉइंट है जहां पर ये सेम वैल्यू लेंगे, तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी 10π/4। तो 10x इज इक्वल्स टू 10y से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, nπ प्लस π/4 ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो π/4 आ गया। जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4π प्लस पाई यानी 5π/4 आ जाएगा। तो एक तो आ गया π/4, दूसरा आ गया 5π/4। फिर हम अगर रखेंगे तो ये आ जाएगा 2π4 8। तो ये बड़ा चला जाएगा 2π से, राइट। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अब हमारे पास क्या क्या इंटरवल बन गए, हमारे पास एक इंटरवल बन गया 0 से लेके π/4 पर, एक हमारे पास बन गया π/4 से 5π/4 पर, एक हमारे पास बन गया 5π/4 से 2π। तीन इंटरवल हमारे पास बन गए हैं। ठीक है, अब इनमें हम एक एक पॉइंट उठाएंगे और एफ डैश का साइन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या ले सकती हूँ, 30 डिग्री ले सकती हूँ π/6। तो कोस π/6 क्या होता है, कोस 30 डिग्री इज √3/2, साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो √3 बड़ी वैल्यू होती है 1.7 समथिंग, तो ये पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ पर इसके बीच में मैं कौन सा ले सकती हूँ, पाई ले सकती हूँ। ठीक है, तो जब हम पाई रखेंगे तो कोस पाई -1 माइनस साइन पाई 0 होता है, तो ये नेगेटिव आ गया माइनस। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। जब हम 5π/4 से 2π जा रहे हैं, यानी कि हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, 3π/2 इससे बड़ी आएगी क्या, 5π/4 6π/4। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 6π/4 यानी 3/2, 3π/2, राइट। 3π/2 ले सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, कोस 3π/2 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और साइन 3π/2 क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो हमारे पास पूछा इंक्रीजिंग कौन कौन से इंटरवल में, तो 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से 2π पे हमारा इंक्रीजिंग है, और π/4 से 5π/4 पर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ऐसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान में रख सकते हैं कि जब हमें सिर्फ ये पूछा है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में मैंने क्या बोला था कि इक्वालिटी भी आ सकती है। एफ डैश इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन भी इंक्लूड कर सकते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में। अगर सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है तो आप इक्वल वाली कंडीशन इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो π/4 पर क्या हो रहा है, एफ डैश 0 हो रहा है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, बट डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम इसको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो आज के लिए हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं।
फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में कैसे हेल्प करता है डेरिवेटिव। सेकंड हमने कवर किया है कि किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने में हम एफ डैश का कैसे यूज़ करते हैं। और आप जब ये चीज़ एफ डैश से पता लगा लोगे कि इस से इस इंटरवल में, इस केस के बीच में हमारा इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से आप ग्राफ प्लॉट करने में, उल्टा जाने में भी आपको हेल्प होगी। कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया है और आपको पता है कि ये इसका डेरिवेटिव ये है और यहाँ से यहाँ ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, इसमें तो साइन देखना है आपको कि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। एंड देन एफ डबल डैश आपको मिल जाए, उसके भी साइंस हम देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि ग्राफ कैसा बन रहा है, ग्राफ ऐसे बनेगा कि ग्राफ ऐसे बनेगा। अब इंक्रीजिंग होने के भी तो ऐसे तरीके ना कि वो ऐसे जा रहा है या वो ऐसे जा रहा है, ये वाला भी इंक्रीज कर रहा है, ये वाला भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो अब डबल डैश से हमें पता चलेगा कि वो ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाने में भी ये फर्दर यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आज का टॉपिक कंक्लूड करते हैं, अगले में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक से हमारे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, अप्रॉक्सीमेशन एंड मैक्सिमा मिनिमा। गुड बाय।